हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिंदी वसंत का चैप्टर 9 जहां पहिया है के प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। जो भी आपके वसंत में इस चैप्टर के पीछे अभ्यास में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। तो इनके क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। प्रश्न में पूछा गया है, आपके पाठ में से एक वाक्य लिया गया है जो पाठ में था ये कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। तो जंजीरों का मतलब कौन सी समस्याएं हैं यहाँ पर? जंजीरों का मतलब है हमारे देश की रूढ़िवादी प्रथाएं। जिन जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं, जैसे कि रूढ़िवादी प्रथा, पहले, अभी तो समाज बहुत बदल गया है, लेकिन आज से कई साल पहले ये था कि लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, पढ़ेंगी नहीं, नौकरी नहीं करेंगी और घर में रहेंगी। तो उस प्रथा को तोड़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ा। तो रास्ता निकाला, एक ने शुरुआत की, उसके पीछे सब गए और बदल गया। जो रूढ़िवादी प्रथा थी वो बदल गई। अब लड़कियां बाहर निकलने लगी हैं, स्कूल कॉलेज में जा रही हैं, पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। तो इस प्रश्न में जिन जंजीरों का जिक्र किया है लेखक ने, वो जंजीरें हमारी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं। ऐसी प्रथाएं जो बहुत पुराने समय से हमारे देश में चली आ रही हैं, जो देश के विकास के लिए रुकावट हैं। अगर इन प्रथाओं को तोड़ दिया जाए तो देश बहुत तेजी से उन्नति करता है, विकास करता है। ऐसी प्रथा मतलब रिवाज, ऐसी रिवाजों की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं कि वाकई लोग कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं उन जंजीरों को तोड़ने का? अपने उत्तर का कारण बताइए, और जो भी आप उत्तर देंगे कारण बताइए कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। चलिए, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, हम बंदिश में नहीं रह सकते हैं, हमें आज़ादी पसंद है। अगर आप अपने आप को ही लीजिए, एक कमरे में अगर मम्मी बंद कर दे ना सुबह से शाम तक के लिए, तो आप दरवाज़ा ठोक ठोक के तोड़ डालेंगे, नहीं रह पाएंगे। बंदिश में मनुष्य नहीं रह सकता है, बंधन उसको पसंद ही नहीं, उसे आज़ादी पसंद है। तो जब हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हमें आज़ादी पसंद है, तो फिर हम उन जंजीरों में कैसे जकड़ सकते हैं अपने आप को? उन जंजीरों से छूटने की तो हमें कोशिश करनी ही पड़ेगी। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियां अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इनके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है। जो पुराने रिवाज हैं, जब वो इस हद तक हावी हो जाते हैं, मनुष्य को दबाने की कोशिश करते हैं, मनुष्य के प्रयास में, प्रगति में, विकास में बाधा बनने लग जाते हैं, तो लोगों के अंदर एक क्रोध उत्पन्न होता है, लोगों के अंदर एक चेतना जागृत होती है कि हमें इसको तोड़ भगाना है, हटाना है इसको। क्या है ये जो भी प्रथाएं हैं, ये जो भी रिवाज हैं, ये हमारे बनाए हुए नहीं है, इसलिए हम इनको फॉलो भी नहीं करेंगे। तो लोगों के अंदर ये मानसिकता अपने आप से जन्म लेने लगती है, और जब ये लोगों के अंदर बात आ जाती है कि हमें इसको हटाना है, ये अच्छी चीज़ नहीं है हमारे लिए, तो मनुष्य उन बंधनों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियां अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है। जब ये रूढ़ियां अपनी सीमाओं को लांघती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हद ही हो जाती है, असीम हो जाती हैं ये जो सीमाएं हैं, तो फिर क्या होता है कि इसके विरुद्ध लोगों के अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, उनके अंदर रोष पैदा हो जाता है, जो इन बंधनों को फिर तोड़ डालते हैं। उनके अंदर जो क्रोध है, उस क्रोध से ही वो इन बंधनों को तोड़ डालते हैं। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के लिए साइकिल चलाना शुरू किया और वो आत्मनिर्भर हो गई। जी देख लीजिए, अब कितनी भी प्रथाएं थी हमारे देश में। सती प्रथा थी, पति के बढ़ते ही औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था, टूट गई। लड़कियों को जिंदा पैदा होते मार दिया जाता था, टूट गई। लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, पढ़ाई नहीं कर सकती थी, वो भी टूटी।
नौकरी करने लगी लड़कियां, बाहर जाने लगी। जैसा लड़के कर रहे हैं वैसा ही लड़कियां भी कर रही हैं, उन्हें बराबर के अधिकार मिल रहे हैं। आज के आधुनिक समाज में आप अपने आप को देख लीजिए, अपने घर में अपनी बहनों को देख लीजिए, जैसा आपको मिल रहा है वैसा उनको मिल रहा है। तो जितने भी बंधन थे समाज में वो जब एक हद से बढ़ जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जब उन रिवाजों का प्रचलन चलता रहता है, तो फिर लोगों के अंदर रोष, क्रोध और जोश पैदा हो जाता है उसको तोड़ने का। लोग अधिकतर बंधन में रहना पसंद नहीं करते हैं, और जब उनके अंदर क्रोध पैदा होता है तो उसी क्रोध से वो ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं कि उन बंधनों को तोड़ देते हैं। इसी तरह से तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में भी महिलाओं ने अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी को प्राप्त करने के लिए साइकिल चलाना शुरू किया और खुद को आत्मनिर्भर बना लिया। तीसरा प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन से बदलाव आए हैं? जो वहां पर साइकिल मूवमेंट आया, साइकिल आंदोलन आया, उससे महिलाओं का जीवन कैसे बदल गया, वहां की औरतों का जीवन कैसे बदला। देखिए, जब वो साइकिल चलाने लगी महिलाएं तो वो घर से बाहर निकलने लगी, उन्हें आज़ादी मिल गई, बहुत से काम वो खुद से करने लगी, अपना व्यापार बढ़ाने लगी। जो भी वो उत्पादन कर रही थी छोटे खेतों में अपने, जो भी उगा रही थी, दूर दराज जा करके उसको बेच करके आती थी, उन्हें पैसा मिलता था, उनका समय बचता था, अपने बच्चों को भी साथ ले आती थी, पानी भर के लाती थी दूर से अपनी साइकिल पर रख करके। उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा था, और बस अड्डे तक मुझे छोड़ आओ ऐसा उसे अपने पिता या अपने भाई या अपने पति को नहीं कहना पड़ रहा था। तो इस तरह से उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। वही नंबर वाइज यहाँ लिखे हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से बदलाव हैं। महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। सबसे पहले तो उन्हें ये पता चला कि भाई हम भी इंसान हैं, हम साइकिल चला करके काम कर सकते हैं। दूसरा, कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांव, नज़दीकी गांवों में जाकर के वो अपनी जो खेती कर रही थी घर में, उसको जाकर के बेच रही थी, जिससे उनकी फिनेंशियल कंडीशन, जो उनकी पैसों की तंगी थी घर में, वो थोड़ी सी अच्छी होने लग गई। समय और श्रम की बचत हुई, उनका समय बचने लगा। साइकिल से जा रही थी, पहले बस का इंतजार करना पड़ता था या पैदल जाना पड़ता था, अब वो साइकिल से जा रही हैं तो उनका टाइम बच रहा है और मेहनत भी कम लग रही है कि पैदल चल के बस अड्डे तक जाओ, बस का इंतजार करो, किराया दो, बस में बैठो, फिर आते वक्त भी बस का इंतजार करो। तो इस तरह की मेहनत भी उनकी बच रही थी। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। ये सबसे मेन पॉइंट है कि अपने आप के लिए उनके मन में आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। जब किसी काम के लिए हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और बहुत लंबे समय के बाद वो काम हम खुद से करने लगते हैं, तो हमें अपने आप पर विश्वास होने लगता है कि हाँ, हम भी ये काम कर सकते हैं, और अगर हम ये वाला काम कर सकते हैं तो ऐसे ही अनेक दूसरे काम भी हम कर सकते हैं। तो अपने ऊपर आत्मविश्वास, यानी कि हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये जो एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हम भी सक्षम हैं, वो बहुत जरूरी है। चौथा क्वेश्चन है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? तो ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पुरुष तो विरोध करेंगे। अगर महिलाएं आगे आ रही हैं तो पुरुषों को तो जायज है कि विरोध ही करना है। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि महिलाएं हमारे बराबर या फिर हमसे आगे बढ़ जाएं। ये पुरुष का अहम कभी भी उसे इस चीज़ को बर्दाश्त करना नहीं सिखाता है। तो शुरुआत में पुरुषों ने इसलिए इस आंदोलन का विरोध किया कि उन्हें डर था कि अगर नारी समाज में, यानी महिलाओं में, औरतों में जागृति आ गई, वो जाग गई, साइकिल चलाना सीख गई, काम करने लगी, पैसा कमाने लगी, तो उनके अंदर एक प्राउड का फीलिंग आ जाएगा। वो अपने आप पर नाज करने लगेंगी, विश्वास करने लगेंगी, अपने आप को सम्मान देने लगेंगी। इससे पुरुषों को ये डर हो गया कि हमारा वर्चस्व हिल जाएगा, मतलब घर के अंदर हमारी अभी तक जो अहमियत थी वो शायद कम हो जाएगी, क्योंकि जो पैसा पुरुष कमा रहा था महिला भी कमाने लग गई है, तो पुरुष का सम्मान शायद कहीं हिल जाए। तो इस डर से पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया। लेकिन जो आर साइकिल्स का मालिक था, जिसका साइकिल स्टोर था, वहां पर जो इसका मालिक था, सिर्फ वही लेडीज साइकिल का डीलर था, वही वहां पर बेचता था लेडीज साइकिल, तो उसने इस आंदोलन का विरोध नहीं किया। था तो वो पुरुष, करना तो उसे भी चाहिए था, लेकिन उसने इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि उसकी आय में, इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा था, उसकी इनकम बढ़ रही थी, उसकी आय बढ़ रही थी। इसलिए उसने स्वार्थवश अपना स्वार्थ देखा ना कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, मेरी साइकिलें बिक रही है, मैं क्या विरोध करूं। अगर मैं विरोध करूं और तो कहूंगी नहीं तुम्हें साइकिल नहीं चलानी चाहिए, तो कौन खरीदेगा मेरी साइकिल, है ना। तो उसने विरोध नहीं किया, अपना स्वार्थ देखा, अपने पैसे देखे, अपनी आय देखी और उसने उस आंदोलन का समर्थन किया। अब अगला प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई।
देखिए, कोई भी मूवमेंट शुरू होता है, कोई भी आंदोलन शुरू होता है या कोई भी नया काम जब हम शुरू करते हैं तो उसमें रुकावटें तो बहुत सारी आती हैं, बाधाएं तो बहुत सारी आती हैं। लोग साथ नहीं देते हैं, साथ तो ना दें लेकिन उल्टी सीधी बातें करते हैं। कई बार पैसा नहीं होता है, कई बार हमें सुविधा नहीं मिल पाती है, जिस चीज़ को हम शुरू करना चाहते हैं वो मटेरियल नहीं मिल पाता है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो इसी तरह से साइकिल आंदोलन भी जब शुरू हुआ तो उसमें भी बहुत सारी रुकावटें आई। वो रुकावटें कौन कौन सी थी, देखिए। फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो जब उसने सोचा कि हम ऐसा करते हैं तो अपना विचार तो रखा होगा 2-4 लोगों के सामने, तो लोगों ने उसके ऊपर गंदी गंदी टिप्पणियां की, उसे व्यंग किया, कटाक्ष किया, उसे नीचे गिराने की कोशिश की। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पहले अपने घर वालों ने कोशिश की कि इसका जोश खत्म हो जाए, मतलब ये ऐसा काम ना करे। तो उन्होंने ये कोशिश की कि उसका जोश खत्म हो जाए और वो साइकिल आंदोलन को शुरू ना करे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने की बहुत कोशिश की, बुरा भला कहना, उसको किसी तरह से सहयोग ना देना। पुरुषों ने भी उसका बहुत विरोध किया। उस जो गांव के दूसरे पुरुष थे उन्होंने भी बहुत विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है, उचित नहीं है। दूसरी कठिनाई ये थी कि लेडीज साइकिल उस डीलर के पास बहुत सारी नहीं थी, इतनी जितनी उनको चाहिए थी उतनी लेडीज साइकिल वहां पर नहीं थी। तो कुछ महिलाओं को जेंट्स साइकिल लेकर के भी काम चलाना पड़ा, क्योंकि वो लोग किराए पर भी लेते थे वहां से, तो किराए पर लेने के लिए उनको लेडीज की जगह जेंट्स साइकिल भी चलानी पड़ती थी। थोड़ा सा मुश्किल होता था महिलाओं के लिए लेडीज की जगह जेंट्स साइकिल को चलाना। तो ये 2 समस्याएं के सामने आई। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पुरुष वर्ग ने, हालांकि उसके अपने परिवार के लोगों ने भी उसका सहयोग नहीं किया, उसका मोरल डाउन किया, यानी उसके जो आत्मविश्वास था उसको हिलाने की कोशिश की, फब्तियां कसी, टीका टिप्पणी की उसके ऊपर, उसको गलत गलत बातें सुनाई, उसका किसी प्रकार से सहयोग नहीं किया। ये सबसे बड़ी बाधा थी। और दूसरी बाधा ये थी कि वो जो जिला था वो जिला इतना गरीब था कि भारत के जो गरीब से भी गरीब जिले हैं उनमें से एक वो था। तो वहाँ महिलाओं के पास पैसा भी नहीं था साइकिल खरीदने के लिए, कई महिलाएं साइकिल नहीं खरीद पाई, और सीखने के लिए किराए पे साइकिल लेने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। तो ये कुछ मुश्किलें उनके सामने आ रही थी। और शुरू में जो पहली महिला ने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया तो उसे सिखाने वाला ट्रेनर उन्हें नहीं मिला, ट्रेनिंग की भी कमी हुई। उसके बाद तो महिलाओं ने सीख लिया तो वही आगे भी सिखाने लगी। फिर आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है ऐसा क्यों रखा होगा? साइकिल रख सकता था, महिलाओं का आत्मबल रख सकता था, एक नया आंदोलन रख सकता था, या साइकिल आंदोलन रख सकता था, लेकिन लेखक ने यही नाम क्यों रखा, जहां पहिया है? बड़ा थोड़ा हटके नाम है, ऐसा नाम क्यों रखा उसने? तो तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। ऐसा सोचना भी पाप समझा जाता है पुरुष प्रधान समाज में, जहां महिलाएं अपने घर के पुरुषों के विरुद्ध जाके खड़ी हो जाएं और कुछ करना चाहें। तो ऐसा लगता है, घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि जाने कितना बड़ा इन्होंने पाप कर दिया, कितना बड़ा अपराध कर दिया कि ये घर से बाहर निकल गई और कुछ भी करने की सोच रही हैं। तो उन पुरुषों के विरुद्ध जाकर के साइकिल को सीखना, साइकिल आंदोलन चलाना, ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। और जो पहिया होता है ना, पहिया घूमता है, घूमना मतलब एक्टिवनेस, मतलब प्रगतिशील, आगे बढ़ना, गति दिखाता है पहिया। पहिया रुकने का निशान नहीं है, पहिया चलने का निशान है। पहिया मतलब गति, है ना। तो महिलाएं भी अपने जीवन में गति ले रही थी, आगे बढ़ रही थी, इसलिए उनको पहिए से दर्शाया गया कि जिस तरह से पहिया घूम घूम के बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, आगे चल रहा है, ऐसे महिलाएं भी अपने जीवन में आगे आ रही हैं। और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो रहा है। पहिया भी गतिशील है, तो वो एक सिंबल था, सिंबॉलिक था, एक कि प्रतीक था ये, कि पहिया दिखा करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि महिलाओं के जीवन में गतिशीलता आ रही है, महिलाएं अब अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। इसलिए लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है रखा। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। अब लेखक ने तो इसका नाम रख दिया जहां पहिया है, तो आप बताइए कोई दूसरा नाम इस पाठ के लिए क्या हो सकता है, और जो भी आप बताइए इस पाठ के लिए कोई दूसरा बढ़िया सा नाम, और जो भी नाम आप बताएंगे उस नाम के पक्ष में आपको तर्क देना है कि आपने ये नाम क्यों रखा है।
साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर, ये टाइटल भी इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकता है। देखिए बच्चे, मैं आपका एक डाउट यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ जहां पर भी शीर्षक नाम का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि क्या शीर्षक रखेंगे। एक पहली बात, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि लेखक ने ये शीर्षक रखा, आपको क्या लगता है कि ये शीर्षक उचित है, तो आपको इसमें सकारात्मक उत्तर देना है कि हाँ, मुझे लगता है कि लेखक ने जो शीर्षक दिया है वो बिल्कुल सही है, राइट। क्योंकि आप ऐसे लेखक की कहानी या पाठ पढ़ रहे हैं जो इतना बड़ा लेखक है कि उसकी रचना को आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, आप उसकी रचना को पढ़ रहे हैं और आप क्लास 8 के बच्चे हैं, तो उस लेखक ने कुछ सोच समझ के उस शीर्षक को रखा होगा। तो हम उस लेखक के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं जिसका पाठ हमारे पाठ्यक्रम में लिया गया है, यानी कि वो उसके अंदर बहुत एबिलिटी है, तभी वो हमारे पाठ्यक्रम में उसका पाठ ऐड किया गया है। तो हम सकारात्मक उत्तर देंगे कि हाँ, ये शीर्षक बिल्कुल सही है और लेखक ने ऐसा सोचकर इस पाठ का शीर्षक रखा है। अब दूसरी बात, अगर क्वेश्चन ये आता है कि आप अपनी तरफ से कोई शीर्षक दीजिए, लेखक ने तो ये दिया है लेकिन आप दीजिए अपनी तरफ से शीर्षक, तो आपको मैं बता दूं कि शीर्षक हमेशा 3 शब्दों का ज्यादा अच्छा होता है। 1 शब्द से लेकर 3 शब्द तक आप शीर्षक रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी आधुनिक काल में शीर्षक एक एक पंक्ति के, एक एक वाक्य के भी होने लग गए हैं। मैं आपको सलाह दूंगी कि उस शीर्षक से आप बचें। जैसे यहां लिखा है, साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर, तो मैंने जानबूझ के ये शीर्षक लिया है आपको यही बात समझाने के लिए कि साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर से महिलाओं की आत्मनिर्भरता, शीर्षक ज्यादा बढ़िया हो सकता है क्योंकि 3 शब्दों का होगा। साइकिल ने बनाया आत्मनिर्भर, इस तरह का शीर्षक भी आप रख सकते हैं, क्योंकि साइकिल आंदोलन से महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता को, अपनी आजादी को पहचाना था और वो बाहर निकली थी और अपने लिए उन्होंने रोजगार ढूंढा था, अपने आर्थिक स्थिति को अच्छा किया था, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया था। तो आप इसका शीर्षक साइकिल लाई बदलाव, साइकिल लाई बदलाव, महिलाओं में आया परिवर्तन, इस तरह के टाइटल शीर्षक भी आप दे सकते हैं। साइकिल चला करके उन्होंने अपने कृषि उत्पादों को नज़दीक के गांवों में बेच करके अपने लिए पैसे कमाए थे, तो उनका जीवन एकदम से बिल्कुल ही पलट गया था, बिल्कुल बदल गया था। तो हम अपने शीर्षक में साइकिल और महिला, इन 2 शब्दों को तो जरूर रखेंगे। इन 2 शब्दों को किस तरह से जोड़ना है ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे जोड़ेंगे। महिलाओं का साइकिल आंदोलन आप ये भी रख सकते हैं, साइकिल आंदोलन ने किया महिलाओं को आत्मनिर्भर, आप इस तरह से रख सकते हैं। तो कोई भी शीर्षक आप दें जिसमें साइकिल और महिला 2 शब्द आए, वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुट्टू कोट्टाई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा। देखिए, जब लेखक ने फातिमा से पूछा था कि ये तो पैसा कमाने का जरिया है, आप लोग पैसा कमा रहे हैं साइकिल से, तो उसने कहा कि कौन कह रहा है आपसे कि हम साइकिल से पैसा कमा रहे हैं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, मैं तो किराए पर साइकिल लेती हूँ और उसको मैं शाम के समय 1 घंटा साइकिल जरूर चलाती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है, मुझे आज़ादी का अनुभव होता है, इसलिए मैं चलाती हूँ, मैं कुछ व्यापार नहीं कर रही हूँ साइकिल से। औरतों का घर से निकलना ही जहाँ उचित नहीं है, वहाँ औरतों का साइकिल चलाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। इन रूढ़ियों इन बंधनों को सहते 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 औरतें इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो छटपटा रही थी कि किस तरह से हम इन बंधनों को तोड़ें और बाहर निकलें। खुद को पुरुषों के बराबर का दर्जा देना, ये महिलाओं का मुख्य विषय था साइकिल चलाने के पीछे। उनका ये मोटो था कि हम भी पुरुषों के समान घर से निकलकर कुछ काम कर सकते हैं, हम भी आज़ादी का अनुभव करें, हम भी जीवन का आनंद लें। तो ये सोच करके महिलाओं ने वहाँ की साइकिल चलाना शुरू किया था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर और खुद को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुड्डू कोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता था।
जब उन महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो उस साइकिल के ऊपर सवारी करते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आसमान में एक आज़ाद पंछी घूम रहा है। तो उस आज़ादी को उन्होंने महसूस किया और उन्हें ये आभास हुआ कि वो भी दुनिया के और काम कर सकते हैं जैसे कि पुरुष करते हैं। उन्हें पुरुषों की बराबरी का आभास हुआ। तो ये जो आज़ादी थी, इसका जो अनुभव उन्हें हुआ, ये एक्सट्रीम था, उनके लिए बिल्कुल अलग था। वे जीवन में पहली बार बाहर निकली थी और पुरानी रूढ़ियों को तोड़ करके वो आज आज़ादी का अनुभव कर रही थी। आपकी किताब में एक भाषा की बात भी दे रखा है, जहां उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके होंगे। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए। उपसर्ग आपको क्लास में पढ़ा दिए गए होंगे। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग का अर्थ है किसी एक शब्द से पहले जोड़ा गया शब्दांश। जैसे मैंने बहुत साधारण सा मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा पुत्र, और पुत्र से पहले मैंने जोड़ दिया सु, तो सु जो है वो उपसर्ग है और पुत्र जो है वो एक मूल शब्द है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सुपुत्र। सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा। तो इस तरह से एक नया शब्द बनता है। तो उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो शब्दों से पहले जुड़ करके उन शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जुड़ करके उनका अर्थ बदलते हैं। तो जैसे आधुनिक, आधुनिक के पीछे ता प्रत्यय लगा दिया तो आधुनिकता हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये शब्दों के अर्थ बदलते हैं। आपसे कहा गया है कि इस पाठ में से आप उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। ऐसे शब्द छांट के लाइए जिनमें उपसर्ग लगा हुआ है और उनके मूल शब्द भी लिखिए। वो शब्द भी लिखिए जिनके आगे उपसर्ग लगा है। उपसर्ग को अलग, मूल शब्द को अलग करके लिखना है। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। इस पाठ में जो उपसर्ग लगे हैं वो ये हैं: अभी, प्र, अन, परि, वी, ये तो उपसर्ग हैं, और आगे इक, वाला, ता और ना, ये प्रत्यय हैं। तो आपको बुक में से वही शब्द ढूंढ कर लाने हैं जिनके आगे ये लगे हुए हैं। जो उपसर्ग हमें क्वेश्चन में दे रखे थे उन्हीं उपसर्ग से बने हुए शब्द यहाँ पर मैं ढूंढ कर लाई हूँ। पहला है अभी, अभी से अभिमान, प्र से प्रयत्न, अनु से अनुसरण, परि से परिपक्व, वी से विशेष। वी से विशेष उपसर्ग है। ये हैं ये जो उपसर्ग। आगे लिखे हुए हैं यहाँ पर ये उपसर्ग वी है, जो है और वो ये जो है इसके उपसर्ग। बाद लिखा हुआ और है जो ये विशेष है वो है और नया बना हुआ शब्द। इसमें मूल शब्द शेष जुड़ा हुआ है। शेष के साथ वी जुड़ करके विशेष बना है। अब यहाँ पर है प्रत्यय जो हमें दिए थे क्वेश्चन में, वही प्रत्यय वाले शब्द लिए हैं। इक, धर्म के साथ इक को जोड़ दिया गया तो बन गया धार्मिक। किस्मत के साथ वाला को जोड़ा तो बना किस्मत वाला, जिसमें वाला प्रत्यय है और किस्मत मूल शब्द है। इसी तरह से सजीव मूल शब्द है, ता प्रत्यय जोड़ा गया तो नया शब्द बन के आया सजीवता। यहां पर है चढ़ मूल शब्द, ना प्रत्यय तो नया शब्द बना चढ़ना। यहाँ साक्षर शब्द जो है वो है मूल शब्द और उसमें नव उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इस तरह से नया शब्द बना है नव सागर। तो ये उपसर्ग का उदाहरण है। गतिशीलता, गतिशील मूल शब्द है, ता प्रत्यय लगा है और नया शब्द जो बनकर आया है वो है गतिशीलता। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, आपने व्याकरण विभाग में पढ़े होंगे। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर आपको व्याख्या करके अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चैप्टर के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो आप कीजिए 4 काम। पहला है वीडियो को लाइक करना, दूसरा है अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, तीसरा है दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, और चौथा है बेल आइकन को दबा देना जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में आपके नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.